टाइप्स ऑफ मॉडल। देखो ये बेसिक है, थोड़ा सा इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मॉडल। कुछ लोग इसे मॉडल ना बोल के हिंदी में ये शब्द भी कहते हैं प्रारूप। ठीक है, प्रारूप, ड्राफ्ट कैसा होता है, तो मॉडल भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं कैसा है। अर्थव्यवस्था के मॉडल या प्रारूप, ठीक है। देखिए कल मैंने जैसा आपको बताया था कि इकोनॉमी जो शब्द होता है जिसमें पैसे के लॉजिकल कंसेप्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। और कल बातों बातों में हमने थोड़ा ऐसा समझा था कि पैसा जो शब्द होता है इससे एक शब्द क्रिएट होता है मूल्य। क्या क्रिएट होता है? मूल्य। और मूल्य का एक दूसरा नाम होता है कीमत, और कीमत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्राइस। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे ऐसा समझे हम कि आप कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे आपको निशुल्क सेवा दी जा रही है। निशुल्क सेवा मतलब आपको एक सोसाइटी के द्वारा, एनजीओ के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपके समस्याओं को समझा जा रहा है, आपको जो एजुकेशन के मेन कंसेप्ट होते हैं, जैसे आपकी 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, आपको ग्रेजुएशन जो है उसके बारे में, और उसके बाद कंपटीशन के बारे में। और उस संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी डेवलपमेंट। क्या है? सोसाइटी डेवलपमेंट। तो बताइए, क्या वहां आपको कीमत पे करनी पड़ेगी? या हाँ या ना? नहीं करनी पड़ेगी। और जहां कीमत पे नहीं करनी पड़ती, ध्यान रखना, जहां कीमत पे नहीं करनी पड़ती वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और आप एक समाज में रहते हैं, और आपके समाज में, समाज और आपके बीच में आपको क्या नाम दिया जा सकता है? व्यक्ति। और दूसरा क्या है? समाज। तो अब कई व्यक्तियों का समूह मिलकर एक सोसाइटी बनता है जिसके एक जैसे नियम होते हैं, एक जैसे सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब समाज में व्यक्ति के लिए क्या क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, व्यक्ति को कैसे जीना है, क्या पहनना है, कल्चर कैसा है, क्लियर है। व्यक्ति को किसके साथ जीवन में, मतलब हस्बैंड है तो, या ये कहें कि मेल और फीमेल के बीच का नेचर कैसा होगा, शादी कैसे होगी, शादी के रूल्स क्या होंगे, ठीक है, शादी के बाद जो परंपराएं प्रथाएं वो क्या होगी, बच्चों के लिए क्या रूल्स होंगे, बुढ़ापे में क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कौन से तीज त्योहार मेले होंगे, क्लियर है, किस तरह की आभूषण, किस तरह की चीजें, ये सारी चीजें जो होती है, आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति और समाज के बीच के इर्द गिर्द है। तो ऐसे विषय को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी जो है उसका क्षेत्र कहां तक सीमित है? तो एक व्यक्ति से शुरू होता है और कहां तक जाता है? समाज तक। क्लियर है। तो हर विषय का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे गणित, तो गणित का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे के अंदर एक क्वांटिटेटिव और एक लॉजिकल अप्रोच को बढ़ाना। क्वांटिटेटिव और लॉजिकल अप्रोच को बढ़ाना। जैसे आपको पूछा जाए कि बहुत सारी चीजें गणित में, अलजेब्रा क्या होती है, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें क्या एक क्षेत्र पता चलता है। गणित का मतलब होता है, गणित व्यवहारिक जीवन में सिर्फ इसलिए उपयोगी है ताकि हम हिसाब किताब में इस तरह की जितनी चीजें हमारे जीवन में है, लॉजिकल कंसेप्ट समझने में क्या हो, एक्सपर्ट हो। कोई क्वांटिटी रिलेटेड काम है, यदि आज गणित नहीं होती तो हमें क्वांटिटी का एरिया नहीं पता होता। तो हर विषय का अपना एक क्षेत्र होता है। यदि हम विषय के क्षेत्र को समझे, जिसको बोलते हैं स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो स्कोप होता है, एरिया होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोई विषय उठा लो, जैसे मान लीजिए एक विषय का नाम लिया मैंने पॉलिटिकल साइंस, तो बताओ इसका कोई क्षेत्र होगा या नहीं होगा? इसका मेन क्षेत्र क्या होगा? शासन कैसे चलता है, जनता के लिए क्या संविधान बनता है, क्या कानून होते हैं, क्लियर है। देश में शासन के अंदर कौन लोग होते हैं, वो कैसे शासन करते हैं, उनके लिए क्या नियम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा शासन की कौन कौन सी प्रणालियां होती है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। इसका मतलब हर विषय का एक सरकमफेरेंस होता है। हर विषय का क्या होता है? एक सरकमफेरेंस होता है, परिधि होती है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि बच्चों लिखो, आज क्लास में आऊं और बोलूं कि आज क्लास में लिखो ट्रिग्नोमेट्री, क्या बोलूं? लिखो ट्राइगोनोमेट्री। तो आप सोचोगे यार सर ने तो कल कहा था इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इसका मतलब सर ने अपने विषय का क्षेत्र क्या किया? बदल दिया। पढ़ाने तो क्या आए थे? इकोनॉमिक्स, और पढ़ा क्या रहे? ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या है? गणित है, क्लियर है। और गणित के अंदर भी कोई स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है। तो हर विषय का अपना एक एरिया होता है। जैसे इकोनॉमी में जब एरिया समझना चाहें तो सबसे जरूरी शब्द कौन सा होता है? पैसा। और पैसे की वजह से किसी भी वस्तु या सेवा का क्या बनता है? मूल्य। अच्छा, मूल्य जिसका बनता है, मैंने अभी कहा
इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है गुड्स और दूसरी होती है सर्विस। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु और इसे क्या बोलते हैं, सेवा। मतलब बिल्कुल बेसिक से समझें। अब यदि पूछा जाए गुड्स क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? क्यों, सर्विस रोजमर्रा में उपयोग नहीं होती? आज आप रोजमर्रा क्या कर रहे हो, रोज आ रहे हो ना क्या पढ़ने के लिए, आरएस बनने के लिए, क्या है, सर्विस है। रोजमर्रा तो सर्विस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसे घर में मान लो आपके मेड आती है या बहुत सारी चीजें, डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स बीमार पड़ गए, उसके पास रोजमर्रा की रूटीन में होता है, कभी कभी हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। आप सुबह सुबह किसी योगा टीचर के पास जाओ, वो आपको क्या दे रहा है, वस्तु दे रहा है, सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है। देखो परिभाषा को सोचो समझो, गुड्स क्या होते हैं, मतलब मैंने आपको बहुत सिंपल चीज पूछी, वस्तु क्या होती है। जैसे मान लो इनमें यहाँ क्लास में आपको वस्तुएं दिख रही है, जैसे ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, टीवी, एसी, फर्नीचर, आपने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, बैग आप लेके आए हो, ठीक है, ये सब क्या है, वस्तु है या सर्विस है, वस्तु है। यदि कोई डिफाइन करना चाहे तो वस्तु क्या होती है, जैसे, वेरी गुड, जैसे आंखों से देखा जा सके, जैसे आंखों से देखा जा सके, अनुभव नहीं किया जाए। हाँ अनुभव करें वो अलग चीज है, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष है, विजिबल है, फिजिकल है, और जो हम सीधे प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुभव से सोचते हैं, अनुमान से सोचते हैं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। अब बताओ इस कक्षा में जो दिख रहा है वो विजिबल है या नहीं है? तो जो विजिबल होता है वो क्या होती है, गुड्स, और जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, उसे क्या कहते हैं, सर्विस। जैसे अब आप कहोगे सर हम आपके पास आरएस की तैयारी करने आए थे और आपने हमसे कोर्स का इतना पैसा लिया, बदले में आपने हमें तो सिर्फ 30 ग्राम ही कोर्स दिया, जबकि हम तो 1 लीटर लेने आए थे, आपने 30 मिलीलीटर ही दिया। ऐसा कुछ पॉसिबल होता है क्या? आप होटल में गए, होटल में कहोगे साहब मुझे आपके सर्विस बेटर नहीं लगी, अनुभव अच्छा नहीं लगा। यदि मैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या सोचते हैं, सर्विस अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? कुक ने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की। क्लियर है, सामान आपके सामने लाया, लेकिन उसके अंदर जो जायका होता है, आपके साथ की जो हॉस्पिटैलिटी होती है, आपको जो अनुभव देने के अप्रोच होते हैं वो थोड़े कम थे, तो आपको मजा नहीं आया। तो वो जो रेस्टोरेंट में मिल रहा है, जो अभी कक्षा में मैं आपको दे रहा हूं, ये क्या है, सर्विस है, गुड्स है, सर्विस है। अब बताओ उदाहरण के तौर पे आपके आसपास जो गुड्स है ये पैसों से मिलते हैं या फ्री में मिलते हैं? पैसों से मिलते हैं, फ्री में तो कौन देगा? तो इसका मतलब इस वस्तु के आगे मैं क्या रखूंगा, आर्थिक वस्तु। क्या रखूंगा, आर्थिक वस्तु। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपको एक पत्थर मिला, क्या आप उसको आर्थिक वस्तु कहोगे, हाँ या ना? लेकिन वो पत्थर मान लो अपने आप में कोई मीनाकारी का या एक एंटिक पत्थर है, जो दुनिया में लोगों के पास मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई तरह के पत्थर आते हैं ना जो बहुत काम के होते हैं। जैसे यहां भी पत्थर लगा है, नीचे जमीन में लगा है पत्थर, क्या है ये? तो कभी आप इस रोड पे जाओगे ना राजसमंद पे, तो किसी मार्बल वाले का नाम ऐसा भी लिखा होगा, धरती धन। ये धरती का क्या है, धन है, जो धरती निकाल के दे रही है आप अपने घर में। अब जैसे आप देखो मार्बल की रेट आप देखोगे आसमान भी जाती है। कुछ मार्बल इतने महंगे होते, जितना वाइट होगा उतना क्या होगा, महंगा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी क्या है, प्राइस है। और प्राइस क्यों है? क्योंकि लोगों के बीच में उसकी आवश्यकता, उपलब्धता, उसकी विलिंगनेस और उसकी अप्रोच क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो देखो इकोनॉमी के जो बेसिक शब्द आते हैं उसमें एक तो आता है पैसा, दूसरा क्या आता है, वस्तु, तीसरा क्या आता है, सेवा। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक्स में शामिल होती है। तो इसका मतलब यदि आर्थिक वस्तु और सेवा इन दोनों चीजों को कहे तो ये क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे आप अपने जीवन में क्या लाना चाह रहे हैं, तो आप कहो सर पैसा आएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो कोई कहे नहीं पैसा आने से मुझे भगवान मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, पॉसिबल है। पैसा आने से मुझे समाज मिलेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। समाज आपको मिलता है समाज के व्यवहार से, समाज आपको मिलता है समाज के व्यवहार से, और पैसा जो है वो आपका आर्थिक व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? इसको बोलते हैं मॉनेटरी बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? मॉनेटरी। मान लो आप, मैंने अभी जैसा एग्जांपल दिया, कोई पत्थर है उसकी कोई कीमत नहीं है, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में शामिल नहीं है। लेकिन उसी पत्थर की यदि कीमत हो जाए तो इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या होगी, शामिल होगी। क्लियर है? अब सोचो यदि गवर्नमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सर्वे या बजट जारी कर रही है, तो उसमें यह कहेगी कि हम
भारत में समलैंगिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, या हम भारत में अभी जैसे कोर्ट में एक मुकदमा आया ना कि जिसमें सेम सेक्स का आदमी उसी से शादी कर सकता है, तो अभी कोर्ट में इसको लेके मामला चल रहा है। तो क्या बताओ ये इकोनॉमी में शामिल है या सोशियोलॉजी में शामिल होगा? सोशियोलॉजी में। तो मैंने कहा ना हर विषय का अपना एक क्षेत्र होता है, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या आता है? तो पहली चीज मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, ए गुड्स, सॉरी पैसा, मनी। बी में मैंने लिखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बी में मैंने क्या लिखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैंने दो पार्ट रखे, इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस। अब जैसे यूट्यूब पे आपको जो फ्री में मिल रहा है, मान लो बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, वो क्या है? आर्थिक सेवा या सामाजिक सेवा? कई लोग सामाजिक सेवा कर रहे हैं, डिजिटल सर्विस है, कई लोगों को फ्री में उपलब्ध हो रही है। लेकिन यदि उसके लिए कोई वैल्यू लगे, कोई कीमत लगे, अच्छा कीमत हमारे जीवन में क्या लाती है? उदाहरण के तौर पे कीमत से क्या फर्क पड़ता है? कीमत से हमारे जीवन में कर्म करने की प्रवृत्ति और किसी टास्क को सीरियस लेने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। और वस्तु और सेवा की साख क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि हमें ये लगता है कि इसकी कीमत है, जैसे मान लो आपकी कीमत है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई बहुत सारे लोग हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आईपीएल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती? उनको खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता? किसके ऊपर सबसे ज्यादा बॉली लगती है? जो सबसे अच्छा खेलता है। अब पता चला कोई खेल ही नहीं रहा है, बकवास खेल रहा है, और उसको कोई करोड़ों में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो आप जैसे आपके पास, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं और मैं कहीं गंगानगर, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे कहीं पढ़ाने जाता हूं, तो मुझे वहां जब उस डायरेक्टर से बात होती है तो मैं कहता हूं भाई मैं इतने दिन के लिए आऊंगा, मेरा ये टाइमिंग होगा, ये कोर्स होगा। फिर मैं उससे ये भी बात करता हूं मुझे पैसा कितना दोगे? भाई कहूंगा कि नहीं कहूंगा? क्योंकि मेरे पास जो सर्विस है वो प्रोफेशनल सर्विस है। मैं बच्चों को फ्री में क्यों दूं? क्योंकि मेरे सर्विस को यदि मैं फ्री में दूं, क्या पता बच्चा उसकी कीमत को समझे या ना समझे। देखो इसके पहलू होते हैं। आप ये कहोगे कि यदि मार्केट में हर चीज फ्री में मिल गई ना, उस दिन मार्केट तबाह हो जाएगा। और फ्री में मिल गई तो आपका जो जॉब करने के प्रति प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हर चीज की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? कीमत होनी चाहिए। अच्छा, जो कीमत होती है वो किस पर डिपेंड होती है? जैसे मैंने अभी कहा पैसा, पैसे की कोई ना कोई क्या होती है? कीमत। और कीमत किसकी होती है? गुड्स और सर्विस की। तो कीमत से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं डिमांड। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे उस वस्तु की मांग की मात्रा, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। समझा? अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ये कहा कि आपके पास मान लो टू व्हीलर है, आप उसमें डीजल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 1 लीटर जो डीजल या पेट्रोल है उसकी कीमत है 100 रुपए मान। क्लियर है? तो आपको लगेगा यार टैंक फुल करा दो। मान लो आपका टैंक 5 लीटर का है, तो आपने 5 लीटर डलवा दिया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? कीमत, प्राइस जिसे कहते हैं। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड। देखो ये चीजें आपके कोर्स में नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैं अभी आपको एक एरिया में लाने वाला हूं जिसका टॉपिक है इकोनॉमिक्स के मॉडल। तो दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनाइज फॉर्म में इन चीजों पर किसने बातें कही, कैसे सिद्धांत दिए, उस पर मैं आने वाला हूं। ठीक है, लेकिन समझना है। तो देखिए मैंने यहां रखा क्वांटिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में क्या कहूंगा? मांग की मात्रा। और यहां पे क्या रखूंगा? कीमत। और ऐसे एक टेबल बना दूंगा। अब मैंने कहा कि ये 100 से बढ़कर मान लो 120 रुपए लीटर हो जाए। 100 से बढ़कर कितनी हो जाए? 120 रुपए लीटर। आप क्या सोचोगे? इस बार थोड़ा कम भरवाते हैं, क्योंकि देखो मान लो आपकी इनकम स्टेबल है, भाई आपकी तनख्वाह महीने की जो आती है फिक्स है। तो इसमें शर्त यह है कि बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। बाकी एलिमेंट जैसे आपकी रुचि, अब उदाहरण के तौर पे अब मार्केट में कोई चीज लेने गए जो पहले 2000 की मिलती थी अब 10,000 की मिल रही है, लेकिन आपको चाहिए वही, क्योंकि आपका उसमें क्या है? टेस्ट है। आपका उसमें क्या है? टेस्ट है। जैसे कोई कहे कि मुझे आईफोन पसंद है, अब आईफोन जब नया आता है, आदमी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो स्टूडेंट लाइफ में है, जिनके पास पैसा नहीं है ढंग से, वो आईफोन के लिए जुगाड़ लगा के खरीद के भी लाते हैं, और उसको चाहे किस्तों में ले, चाहे कैसे भी करके, फिर उसके लिए ट्यूशन पढ़ा देंगे, इधर उधर मेहनत कर लेंगे, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। मतलब एक बात है, किसी को कोई चीज पसंद हो, जैसे मान लो आपको टू व्हीलर पसंद है, क्लियर है, और उसी कंपनी का टू व्हीलर पसंद है, तो चाहे कीमत कितनी बढ़ जाए आपकी मांग की मात्रा पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे टेस्ट है, या फिर मान लो उदाहरण के तौर पे कभी कभी आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, या नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे
सोना, गोल्ड और पेट्रोल और खाने पीने की वस्तुएं जैसे प्याज। प्याज की कीमतें बढ़ती है। अब मान लो प्याज 5 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन किसी कारण से प्याज की प्रोडक्टिविटी बाउंडेड हो गई और प्याज की कीमत हो गई, सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ गई और प्याज हो गया मान लो 200 रुपए किलो। पॉसिबल है? कई बार ऐसा देखा आपने बाजार में या नहीं देखा? और मान लो इसको लेके अंबानी की लुगाई माथे पे हाथ देके रो रही है, अरे मुकेश अंबानी घर आया और वो रो रही है कि अरे तुम्हें पता है घर कैसे चलाएंगे, प्याज जो 5 रुपए किलो था वो 200 रुपए किलो हुआ। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? अरे उनके पास आय इतनी ज्यादा है कि मांग की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वालों को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। समझ आ रही हो? हाँ, उनके लिए कोई डील है जो मान लो 10,000 करोड़ की थी और कोई 12,000 करोड़ की कर दे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी आय जो है उस पर्टिकुलर टाइम में उनको क्या करेगी? बैरियर करेगी। तो ये सब चीजें बाद की बात है। आप तो ये सोचो जैसे 120 रुपए लीटर होते ही आप क्या करोगे? 4 लीटर तेल भराओगे अपने टैंक में। कितना भराओगे? 4 लीटर। अब मान लो 150 हो जाए तो आप सोचोगे यार 2.5 लीटर ही ठीक है, अभी ठीक है, हो सकता है थोड़ा सस्ता हो जाए, देखेंगे बाद में। अब पता चला 200 रुपए हो गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि चलो 1.5 लीटर ही ठीक है। अब कभी स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा कई बच्चे जो कार वार ले जाते हैं ना, वो पेट्रोल पंप पे जाते 20 रुपए का तेल भरना तो 30 रुपए का तेल भरना, तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, पैसा कहां से आए। और उनको कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो वो 4 व्हीलर में कहता है अरे 100 रुपए का डीजल डालना, तो उसको पता है कम से कम एक गाड़ी 20 किलोमीटर एवरेज दे रही है तो सिटी का चक्कर तो लगा के आ जाएगा। ठीक है होता है ना ऐसे छोटी सी लाइफ में। अब मान लो ये कीमत बढ़कर 250 रुपए हो जाए तो 1 लीटर तेल भरवाएगा। क्लियर है? कीमत बढ़कर 300 हो जाए तो कहेगा कि साइकिल जिंदाबाद। या 11 नंबर गाड़ी जो होती, कौन सी गाड़ी? पैदल। क्योंकि अब जो आय तो स्थिर थी भाई, आपकी रोजाना रूटीन में इनकम फिक्स है, और आपका दिमाग खराब हो गया कि जो डीजल आज से कुछ समय पहले 100 रुपए में मिलता था वो कितने रुपए में हो गया? 300। अब बताओ क्या ये इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आज देखो आप लोगों के पास देखो, अब आज के समय में कई लोग पुराने जमाने के होते हैं, क्या बोलते थे, जब हम नौकरी में आए थे तो हमारी तनख्वाह 50 रुपए थी, ऐसे बोलते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारे टाइम में वो सामान इतना सस्ता मिलता था, हम पैसे की वैल्यू समझते थे, ऐसे वो कहते हैं। आज यदि आप बूढ़े बुजुर्गों को देखोगे ना, वो किसी घर जाएंगे तो 10 रुपए 20 रुपए से ज्यादा देने के अप्रोच में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय पैसे को उस फॉर्म में देखा है। तो उनके दिमाग में पैसे की साख जो है आपसे कंपैरेटिव क्या है? ज्यादा है। वो 10 रुपए की वैल्यू भी उस समय के हिसाब से जानते थे, क्योंकि महीने की तनख्वाह उनको 70-80 रुपए मिलती थी। आप जमाना शायद नहीं जानते होंगे लेकिन ऐसा था। लेकिन आज के समय में आप देखो धीरे धीरे लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है पैसे की साख क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आज लोगों के पास, उदाहरण के तौर पे, यदि कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है और उसके घर में 5-10 मेंबर है तो घर चलता है, तो उस घर को हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति का घर हायर क्लास में होगा। हायर क्लास के लिए तो आपको हो सकता है करोड़ों में पैसा लेना हो। तो आज यदि कोई साल के 10-20 लाख रुपए कमा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे उसके फैमिली का स्टैंडर्ड कोई हायर नहीं हो जाता, ये मिडिल क्लास फैमिली के ट्रेंड हो गए। तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है, लोगों की आय भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब इकोनॉमी में जरूरी शब्द दोबारा बोल रहा हूं, पैसा, गुड्स, सर्विस, प्राइस, डिमांड, सप्लाई। क्लियर है? और डिमांड सप्लाई से रिलेटेड एक शब्द और होता है, कल बताया था, जो रीढ़ की हड्डी होती है, प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। अब जैसे हम प्रोडक्शन को समझना चाहें तो समझाने वालों ने इसको बहुत अच्छे से कहा कि प्रोडक्शन जो है उसके एरिया को समझना हो तो आप एक काम करो, उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर दो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है? जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, यानी प्रकृति से मिलता है, उसे तो प्राइमरी में डाल दो, और नेचर से हमें मिलता है रॉ मटेरियल। क्या मिलता है? और नेचर से हमें मिलता है एग्रीकल्चर, नेचर से हमें मिलता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। भाई प्रकृति देती है, जैसे कोई आपकी खेत जमीन है उसमें आपने खेती की, तो खेती जो है वो किसके माध्यम से मिला आपको? नेचुरल सोर्स है। भाई खनिज में आपको कुछ मिल गया हो, या फॉरेस्ट में आपने लकड़ी काट के कुछ लिया हो, उसको बेचा हो, ये सब क्या है?
जंगल से लकड़ी काट के लाना रॉ मटेरियल है, लेकिन उसी लकड़ी से फर्नीचर बनाना ये रॉ मटेरियल नहीं है, प्राइमरी नहीं, किसमें चला जाएगा? सेकेंडरी। इसको उद्योग कहेंगे। तो जब हम रॉ मटेरियल से किसी चीज को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो किसमें चला जाता है? सेकेंडरी। इसको हम उद्योग कहते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक वैल्यू होता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप मतलब यूं समझे कि इकोनॉमी बहुत बोरिंग है तो आप दुनिया के बोगस आदमी है। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इकोनॉमिक्स है, और तभी है जब मैं पढ़ाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। कारण क्या है कि ये विषय इतना मजेदार है। मुझे दुख इस बात का होता है कि किताबों में और बताने वालों ने इसको इतना जटिल कर रखा है, जैसे आदमी को इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके दिमाग में जोर जोर से मुक्के मार रहे हैं। किताबें आपके जी का जंजाल बन जाती है। उसमें जब भाषा पढ़ते हैं तो इकोनॉमी की भाषा लिखने वालों को पता नहीं क्या मजा आता है। अब जैसे वो टैक्स की परिभाषा देता है, मान लो डायरेक्ट टैक्स, तो परिभाषा देता है कि कराघात और करापात एक ही बिंदु पर हो, इंपैक्ट और इंसिडेंस एट द सेम पॉइंट। अब लिखने वाला ये भी तो लिख सकता है जिस पर लगे वही भरे, जिस पर लगे वही भरे, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लगे किसी और पे, भरे कोई और, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन ऐसे क्यों कहें? ऐसा कहेंगे तो हमें कौन पढ़ेगा? हमारी किताब की वैल्यू कौन समझेगा? हमारी भाषा जटिल नहीं होगी तो हमारी प्रशंसा कौन करेगा? उस प्रशंसा के चक्कर में बेचारे उस आदमी का तो हाल खराब हो रहा है जो इकोनॉमी को पढ़ना चाह रहा है। तो आपको यदि मैं आज ये कहता कि बेटा ये लो, इकोनॉमी की किताब लो, इसके ये 20 पन्ने हैं, कल पढ़ के आना और हम इससे टेस्ट लेंगे, तो आप कहोगे सर ऐसे ही करना होता तो यहाँ फीस जमा क्यों करते? भाई हमें यदि ऐसे ही करना होता तो हम घर पे ही कर लेते। हमारा कोई गार्जियन होता, उसको कह देते तू टेस्ट ले ले। हमें तो आपसे चीजों को सरल फॉर्म में समझना है, इसलिए हम आप तक पहुंचे। तो इसका मतलब समझो आप बच्चों कि यदि डायरेक्टली हमें नेचर से कुछ मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जैसे आप बताओ प्राइमरी में क्या क्या आ सकता है? कृषि, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आ सकता है, और माइनिंग को थोड़ा सा लोग उद्योग में डालते हैं, क्योंकि माइनिंग में देखो एक्चुअली क्या है, जब हम नीचे तक कुछ खोदते हैं ना तो हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, और जब मशीनों की आवश्यकता होती है तो लोग इसको प्राइमरी में न डालकर किस में डालते हैं? सेकेंडरी। जहां मशीन की आवश्यकता पड़ जाए, अब यूं तो लोग कहेंगे सर हम जो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं उसमें भी मशीनरी आजकल आ गई है, तो कृषि भी उद्योग बन चुका है। लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर को अभी थोड़ा सा, क्या, एग्रीकल्चर एक सेंसिटिव क्षेत्र है, और हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन किससे जुड़ी है? एग्रीकल्चर। ज्यादातर जनसंख्या ही नहीं जुड़ी है, ज्यादातर गरीब पॉपुलेशन भी इस क्षेत्र से जुड़ी है, और ये हमारा वोट बैंक भी है। अदरवाइज कृषि भी एक उद्योग बन चुका है। कृषि में लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं। अब उनके ऊपर कोई इंडिया में टैक्स ही नहीं लगता, इसीलिए वो एग्रीकल्चर। कई ऐसे अरबपति है जो जब उनको पूछे ना वो क्या है, तो कहेंगे हम किसान हैं। अरे काहे के किसान हो आप? कौन कहता है आपको किसान? आप तो उद्योगपति हो। लेकिन नहीं मानते। कुछ लोग जाति के तौर पे किसान बन जाते हैं, कुछ व्यवसाय के तौर पे किसान बन जाते हैं, जबकि उनका काम खेती से कहीं ऊपर की अप्रोच तक चला जाता है। तो देखिए सेकेंडरी में यदि हम आए तो किस में आएंगे? कोई ऐसा क्षेत्र जो सेकेंडरी में आए, जैसे मैंने कहा उद्योग। अब कोई पूछे उद्योग कैसे होते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा उद्योग होते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और कुछ ने कहा कि उद्योग का एक और प्रकार होता है जिसे बोलते हैं लार्ज। क्लियर है? जैसे अंबानी का उद्योग क्या है? लार्ज। हम जो काम कर रहे हैं वो माइक्रो। ठीक है, 1, 2, 5 करोड़ तक का कोई काम होता है तो ये उद्योग में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। कैसा क्षेत्र माना जाता है? माइक्रो। यदि कोई 100-500 करोड़ तक चला जाता है तो थोड़ा स्मॉल, फिर 250-500 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो मीडियम, और 500-1000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो लार्ज। ये सब डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा। पिछली बार पूछा था सवाल। अब आपको जो पुराने अभी नोट्स मिले थे, नोट्स मिले हैं? अरे पेपर दिए थे ना सिलेबस के साथ, सिलेबस दिया था आपको अभी 2-3 दिन पहले, एक दिन परसों के क्लास में। निकाल लो ना, एक आधा बच्चा दे दे मुझे। जिनको नहीं मिला वो ले ले, ये ऑफिस से ले ले। इसमें क्या, एक तो हमने प्री मेंस और एसआई का सिलेबस दिया है, दूसरा इसके अंदर हमने अभी तक मेंस के जितने पेपर 2013 से 18-21 तक आए हुए हैं सबका क्वेश्चनरी दिया है। तो अभी जो 21 में एक सवाल आया था, देखो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, 2016, 2013, 2021 सबसे बाद में होगा। सवाल ये पूछा है, डिफाइन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर इन इंडिया। क्या पूछा सवाल? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? ऐसे तो सवाल आते हैं आपके यहाँ। भाई आप ये सोचोगे, मैंने कहा ना आपको अर्थशास्त्र के सवाल तो पूछते ही नहीं। आपको सवाल किसके पूछते हैं? अर्थव्यवस्था के। सवाल पूछा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को
भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर परिभाषित कीजिए। क्लियर है? तो मैंने कहा ना तीनों का बस होगा क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसे का बेस होगा और टर्नओवर जो होगा उसका एक अलग बेस होगा। तीनों में एक जैसा होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो उसके बेसिस पे माइक्रो स्मॉल, तो आपको क्या करना है, एक सूक्ष्म लघु और मध्यम का बना के इधर निवेश के तौर पे और इधर टर्नओवर के तौर पे, वापस से उसको डिवाइड करते हुए 3 भागों में, रिस्क को भी डिवाइड करते हुए 3 भागों में, ऐसा चार्ट बना दिया, आपको पूरे में से पूरे नंबर। एक तरीका तो ये होता है कि बच्चा डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि उसको लिखता है, लेकिन डिफाइन ये भी डिफाइन हुआ क्योंकि आपने बता दिया, परिभाषित कर दिया, ये हो गया, फ्लो चार्ट बना दिया इसका। अब ऐसे सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल से सवाल होते हैं आपके कोर्स में। जैसे एक सवाल पूछा है, व्हाट आर द 8 कोर इंडस्ट्री दैट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? भारत में ऐसे कौन से 8 मूल उद्योग है जो आधारभूत संरचना, अब बताओ हमारे देश में, कल मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा समझा देता हूं, क्या लिखवाऊंगा अभी, चिंता मत करो। शब्द क्या है? बहुत प्यारा शब्द है, इकोनॉमी में जो इस शब्द को समझ जाता है ना, जैसे मुझे कई बार मेरे पिताजी पूछते हैं कि यार कोचिंग जो तू बना रहा है वो एक सामान्य कोचिंग भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फोटो लगा, जितनी कोचिंग्स मैंने देखे हैं उसमें जगह जगह फोटो दिखते हैं, लोगों को दिखता है, मार्केटिंग साफ सामने आती है। तू कोचिंग बना रहा है या कोई किस तरह का ऑफिस बना रहा है? वो मुझे कहते हैं कि इस तरह के खर्चे करने से क्या फायदा। तो मैं उनको ये कहता हूं कि ये अपने आप में निवेश है, पहली चीज, और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि किसी को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो उस बच्चे को सुविधाएं ज्यादा मिलती है। आज आप किसी, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद के किसी हॉस्टल, उसमें हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो कई बार ऐसे लगेगा हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। हॉस्पिटल नहीं है, क्या है? होटल है। देखो हम जयपुर के जितना एक दानव टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारा, जेएंट इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं, उतना नहीं है। लेकिन यदि कोई बच्चा बैठा है तो आराम से बैठा है, उसकी छोटी मोटी शिकायत दूर हो जाए। अभी हम आपके लिए किताबों की दुकान भी बना रहे हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि यदि कोई बच्चा यूपीएससी भी सोच रहा है और उसको लगता है यूपीएससी के बेस्ट नोट्स कौन से हो सकते हैं तो वो यहाँ मिलेंगे। आरपीएससी सोचता है तो उसको सारे नोट्स यहाँ मिलेंगे, सारी बुक्स यहाँ मिलेगी, सारी क्वेश्चन सीरीज यहाँ मिलेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब उसे, जब हम पढ़ते तो हम किताबों के लिए, मैं सीरियसली कह रहा हूं, हम पढ़ते समय घर वालों से पैसा मंगाते थे और दिल्ली जाते थे, क्योंकि मटेरियल हमें कहाँ मिलता था? दिल्ली में। जयपुर में मटेरियल से मैं सेटिस्फाई नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? जो मटेरियल मुझे चाहिए होता था, मेरी खोज थोड़ी व्यापक होती थी। अब जैसे एक बार मैंने ये सोचा कि आजादी के बाद से लेके लगभग मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट तक जितना भी देश का इतिहास है वो मैं कहां पढ़ूं। तो किसी ने मुझे रेफरेंस दिया कि एक किताब आती है रामचंद्र गुहा की, उसका टाइटल है भारत गांधी के बाद। भारत गांधी के बाद, और ऐसी ही किताब उनकी दूसरी है भारत नेहरू के बाद। इस किताब में, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि रामचंद्र गुहा का एक साइड में झुकाव ज्यादा है। ये झुकाव एक साइड, दूसरी साइड क्या होती है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, वो बाद में समझेंगे जब पॉलिटी पढ़ोगे। तो मुझे पढ़ते पढ़ते फिनोमेनन समझ में आया कि ये आदमी मुझे एक डायरेक्शन में ले जा रहा है और मैं इसकी अप्रोच में जा रहा हूं और मुझे मेरी अप्रोच डेवलप करनी है। और यदि मैंने इसकी अप्रोच से पढ़ाया तो हो सकता है क्लास में मैं जूते भी खा लूं। भाई एक बात है, क्योंकि मान लो मुझे कोई कहे कि आपको बताना है कि अभी देश में राजनीतिक इतिहास कैसा है, और मान लो मैं बीजेपी का फॉलोवर हूं या मान लो मैं कांग्रेस का फॉलोवर हूं, तो मेरा एक साइड झुकाव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मेरी बातों में वो झलकेगा, मेरी सोच में, मेरे विचारों में झलकेगा। लेकिन मैं क्लास में जब जाऊंगा तो मुझे 99% कोशिश करनी है कि मेरे विचार बच्चों के लिए यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए समान हो, ऑब्जेक्टिव हो। तो ये सोच के जब मैंने किताब ढूंढना शुरू किया, मैं पूरे दिल्ली के मार्केट में फिरता रहा, लेकिन मुझे वो किताब नहीं मिली। फिर मुझे लगा वो किताब मैं ही लिख दूं, लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि लिखने के लिए बहुत समय और समय से ज्यादा शांति की आवश्यकता होती है। तो मैंने कभी सोचा हुआ है जिंदगी में कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊंगा और पहाड़ों में चला जाऊंगा और मैं निकलूंगा किताब लेके कि मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया। कहने का मतलब ये सब काम शांति के, किसके है? शांति। एजुकेशन, पढ़ाई, स्टडी अपने आप में आत्मीय काम है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एक गांव में पहाड़ पे आपका मकान है, और गांव भी पहाड़ी गांव है। गांव से बहुत दूर तक जाके एक पगडंडी की रोड है, और फिर वहां पे एक
छोटी सी सड़क है, और वो सड़क फिर थोड़े दूर जाके वहां एक लोकल जीप आती है जिसमें आप बैठते हैं, और फिर जाके वो एक जीप है जो आपको एक हाईवे पे छोड़ती है, उस हाईवे से एक बस का आपको वेट करना होता है, फिर आपको हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं। इसका मतलब आपके गांव में सड़क और इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द कौन सा? परिवहन। पर्याप्त है या नहीं है? नहीं है। तो जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट पता चला आपके गांव में एकदम ऐसी रोड बन चुकी है जो हाईवे वाली रोड है। अब मुझे याद है, मैं जब पहली बार उदयपुर आया था तो एक घाटा मैंने सुना था जिसका नाम था चीरवा। तो थोड़ा रास्ता ऐसा था, यूं यूं, मुझे लगा पता नहीं चीर नहीं दे, लेकिन उस चीरवा घाटा को पार करते हुए मैं उदयपुर पहुंचा और अपनी एकेडमी की नींव डाली। ये बात दिसंबर 2014 की। तब तक ये टनल नहीं बना था। आप कभी राजसमंद रोड पे जाएंगे ना, टनल। तो अब मैंने क्लासों में हमेशा ये पढ़ाया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, लेकिन पहली बार मुझे चीरवा घाटा का भी सामना करना पड़ा और मैं उसको पार करके निकला। अब मैं जब उदयपुर पहुंचा, अब समझो थोड़े दिनों तक रहा, मुझे हमेशा अच्छे से पता था कि जब मुझे कभी मान लो जोधपुर जाना है तो मैं जोधपुर जाने के लिए रूट जो लेता था, मैं आपको याद हो थोड़ा, ये गोगुंदा, फिर पिंडवाड़ा, सिरोही, पाली होके जोधपुर जा रहा। मुझे वो रूट थोड़ा पसंद आता था क्योंकि रूट एकदम सपाट था और उसमें इस तरह के बैरियर नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये टनल बन गई, अब टनल बनी मतलब क्या बना? इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सोचो, पहाड़ को काट दिया। अभी आप कभी मनाली साइड जाओ या जम्मू कश्मीर साइड जाओ तो वहां कई सुरंगें बन चुकी है, इतनी शानदार। और हमारे देशों में लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा नहीं। अब जैसे कोई अमेरिकन आदमी ये देखे ना कि यहाँ के लोग टनल के अंदर भी फोटो खिंचवाते हैं और मॉल के अंदर भी फोटो खिंचवाते हैं, तो वो बहुत आश्चर्यजनक, उनको लगेगा यार कैसे लोग हैं। रीजन ये है कि हमने देखा नहीं। अब जैसे कोई उदयपुर में हमारे रिलेटिव आते हैं, जानकार आते हैं, नए बच्चे आते हैं, जैसे आप में से कोई पहली बार उदयपुर संभाग में आया है, उदयपुर सिटी में आया है, तो घूमने के लिए जाता है सेलिब्रेशन मॉल। क्यों? अच्छा, गांव के किसी आदमी को देखा होगा, सेलिब्रेशन मॉल में जैसे वो जाता है तो देखता है सीढ़ियां कहाँ है, तो फिर उसे सीढ़ियां दिखती है, लेकिन देख रहा है सीढ़ियां तो चल रही है। अब गांव का आदमी जब उस सीढ़ियों पे खड़ा हो रहा है तो कईयों को तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वापस डर के वापस आ रहे हैं, फिर वापस प्रैक्टिस, का कारण देखा नहीं। समझ आ रही बात? तो आज जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं किसी ऐसी सिटी में, जैसे लोग दुबई जाते हैं, तो दुबई जाते हैं तो दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने प्रेरित होते हैं, उनको लगता है देखो नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब इकोनॉमी बनाती है। कौन बनाती है? बुनियादी ढांचा। तो कहने का मतलब ये जो आपका दूसरा टॉपिक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, उद्योग। उद्योग पढ़ेंगे, उद्योग में हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेज पढ़ेंगे, बुनियादी ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये पूछा, ऐसे कौन से 8 उद्योग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं? तो बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने वाले उद्योग कौन से होंगे? थोड़ा अंदाजा लगाओ। कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्शन कोई उद्योग नहीं होता, उसको बिल्डिंग कह सकते हैं हम लोग, लेकिन कंस्ट्रक्शन जिससे होता है वो कोर उद्योग होते हैं। अब थोड़ा हिंट लग गया हो। हाँ, क्या आ गया? सीमेंट। वेरी गुड। हाँ, चीनी। चीनी क्या खाने वाली? कोर उद्योग क्यों होगा? शुगर से मर जाएंगे सब। हाँ भाई, आप बताओ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या लगा होगा? एक तो सीमेंट, एक आयरन स्टील, जिसे हम क्या बोलते हैं, या इसको हम स्टील बोल दे तो भी चलेगा। स्टील, लोहे को स्टील बोलते हैं, जो ये सरिये लगते हैं ना। और बताओ, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिजली का बहुत खपत होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जहां बिजली नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनना संभव है ही नहीं। तो बिजली है। और भाई ऐसे सोच रहे हैं ना, ये सवाल पूछा था कितने नंबर का? 2 नंबर का। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से। इसमें पेट्रोलियम भी आता है, इसमें रिफाइनरी उत्पाद भी आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फर्टिलाइजर्स भी आता है। तो ये सब मिलकर आपके क्या कहलाते हैं? कोर इंडस्ट्री। क्या कहलाते हैं? कोर इंडस्ट्री। सवाल ये पूछा, मैं जानबूझ के आपके सामने पेपर रख रहा हूं कि पेपर में ऐसे सवाल 2021 में पूछे, तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता जो हमारे दायरे से बाहर हो। ये शुरू कहते हैं ना, अभी इंट्रोडक्शन है, बेस तो अभी बाकी है। तो जब हम चीजों को पढ़ें इकोनॉमी को डेप्थ में, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। आ रहा है बात समझ में? तो अब जैसे प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसे जब सेकेंडरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? और अभी जैसे ये बच्चा बोला कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं बिल्डिंग। क्लियर? और इसमें एक क्षेत्र आता है एनर्जी, जिसमें बिजली भी आ जाता है, पावर।
ये सब मिला के आपका कौन सा सेक्टर होता है? सेकेंडरी। तो ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं ये विजिबल होते हैं, मतलब गुड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये क्षेत्र जो तीसरा होता है इनविजिबल होता है, मतलब कौन सा क्षेत्र है ये? सेवा क्षेत्र। अब बताओ इसमें क्या आएगा? एजुकेशन, मेडिकल, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, ये सब क्या है? इनविजिबल सेक्टर है। क्लियर है? तो उत्पादन के क्षेत्र वगैरह ये सब। अब सबसे पहले इन पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में बात करने वाला व्यक्ति मैंने कल आपको समझा था, एडम स्मिथ था। कौन था? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने यूरोपियन देशों को एक मॉडल दिया था। ये स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट था और इसने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? थोड़ा समझ लेना होता क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाते हैं? पूंजीपति। और पूंजीपतियों के लिए बाजार, उत्पादन, वस्तु और सेवा, आर्थिक गतिविधियां, पैसा, इनको लेके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? लिबरल होते हैं। बस उन्हें कहा जाता है तुम प्रोडक्शन करो। जैसे कोई वैज्ञानिक हो ना और भारत की सरकार कहे कि परिवार में आपके बच्चों को कहाँ छोड़ना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब हम देख लेंगे, आप तो बस रिसर्च करो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को कहा जाता है कि आप तो प्रोडक्शन करो, गवर्नमेंट आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करेगी, आपके ऊपर कोई बैरियर क्रिएट नहीं करेगी, आपकी बाउंडेशन कम होगी, आपका एरिया बिल्कुल ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस मतलब फ्री वाला, आपके ऊपर दबाव क्या होगा? कम होगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव केवल क्या करना? प्रोडक्शन, अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति को गुड्स और सर्विस मिलेगी, मार्केट बनेगा, रोजगार मिलेगा, सब चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, बार बार बोल रहा हूं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को नाम दिया पूंजीवादी। अब जैसे रिलायंस किसका एग्जाम्पल है? पूंजीवाद का। किसका एग्जाम्पल है? पूंजीवाद। क्यों? रूल्स रेगुलेशन कौन बनाते हैं? पूंजीपति या गवर्नमेंट? अंबानी। क्लियर है? ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश क्षेत्र, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित होते हैं। पूंजीपतियों को कहा जाता है आप किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आज हम इंडिया की बात करें तो एक टाइम में इंडिया में बहुत सारे सेक्टर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे। जैसे इंश्योरेंस में केवल गवर्नमेंट कंपनी काम करेगी, प्राइवेट नहीं करेगी। जैसे उस समय एक ही कंपनी होती थी, LIC, ठीक है। बैंकों में केवल गवर्नमेंट बैंक ही काम करेंगे और यदि कोई प्राइवेट बैंक होगा तो उसको गवर्नमेंट में अधिग्रहित कर लिया जाएगा, मर्ज कर लिया जाएगा, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा, इस तरह की बात। तो एक टाइम जो मैं कहूं नेहरू इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था उसमें हमारे देश में इस तरह की अर्थव्यवस्था पर बल नहीं था। कौन सी अर्थव्यवस्था पर? समाजवादी। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि यदि पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ आ गया तो फिर गरीब और कमजोर वर्गों का, किसान वर्गों का, मजदूर वर्गों का कल्याण संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमने ज्यादा फोकस रखा समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। तो एक तो होती है पूंजीवादी, दूसरी कौन सी होती है? समाजवादी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब फर्क क्या है दोनों में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन के मैक्सिमम सेक्टर किसके लिए रिजर्व होंगे? गवर्नमेंट के लिए। प्रोडक्शन के मैक्सिमम सेक्टर किसके लिए रिजर्व होंगे? गवर्नमेंट के लिए। जैसे आज भी देखो इंडिया में आप कोई एक क्षेत्र उठा लो, जैसे मैंने अभी नाम लिया परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपको एक एरिया पता हो तो रेलवे। ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे। रेलवे किसके पास है? गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट के पास? कभी आपने देखा कि अंबानी ने कहा है कि राजस्थान से लेके दुबई तक एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे हम लोग? पॉसिबल है क्या? क्योंकि रेलवे के लिए जमीन चाहिए और जमीन का अधिग्रहण केवल कौन कर सकती है? सरकार। रेलवे के लिए। क्लियर है? इसीलिए रेलवे आज भी किसके अधीन है? सरकार के। और सर रेल जितनी चलती है वो किसके प्रोसेस में चलती है? सरकार के। तो इसका मतलब रेलवे किसका एग्जाम्पल है? पूंजीवाद या समाजवाद? समाजवाद। एजुकेशन, दोनों। और जहां दोनों आ जाता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो उसके लिए एक हिंदी में नाम आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक क्या? मैं इंडिया में आपको पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना कौन से एरिया में है। अब बताओ एक एक करके। बैंकिंग कैसे? ICICI भी है, HDFC भी है और SBI भी है। क्लियर है? अब जैसे कल मैंने आपको समझाया था, परसों, कल या परसों जब भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि यदि रोडवेज बस है और उसमें 2 सवारी भी बैठी है तो वो गंतव्य तक पहुंचेगी। लेकिन प्राइवेट है और उसको लग रहा है यार आज तो 2 सवारी है,
अब मान लो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, कहते हैं कि आज कोचिंग दी जाएगी, गवर्नमेंट आपको आरएएस बनाने की तैयारी करवाएगी, और उसमें यदि क्लास में बच्चों की संख्या नगण्य होती, 2-4 बच्चे होते तो भी प्रोसेस होता। लेकिन मान लो हमें लगता है कि यार क्लास में आइडियल क्राउड नहीं है, हमें बहुत घाटा होगा, डेफिसिट होगा, तो मैं ये कहूं कि घाटा हो तो कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य समाज कल्याण है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि हम प्रोफेशनलिज्म के तौर पे काम करेंगे, व्यवसायिक बनेंगे। देखो ऐसा मैं कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने भी जहां प्रोडक्टिविटी को फोकस नहीं किया ना, गवर्नमेंट के वो सारे सेक्टर क्या हो गए? तबाह हो गए। और इसीलिए गवर्नमेंट इतनी ज्यादा उन क्षेत्रों में बर्बाद हो गई कि वो क्षेत्र अब किसको बेचे जा रहे हैं? प्राइवेट को। तो इसका मतलब एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये किसी भी सेक्टर के लिए क्या है? जरूरी है। और यदि आप एफिशिएंसी नहीं, जैसे अब गवर्नमेंट स्कूलों के हाल देखो भाई, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आज यदि आप जीवन में अपने छोटे भाई बहन या फिर आप अपने बच्चों को जीवन में पढ़ाओगे, तो आपका टारगेट प्राइवेट स्कूल होगा या गवर्नमेंट स्कूल होगा? क्यों? खुद आईएएस आरएएस के बच्चे कहां पढ़ते हैं? प्राइवेट में। खुद जिला शिक्षा अधिकारी को पूछना कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है? प्राइवेट में, जबकि वो गवर्नमेंट स्कूल का सबसे बड़ा सुपीरियर है। रीजन? इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंसी। आज एक बार तो आप क्लास में आए हो ना, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में घुसाना है, विषय को सरल करना है। ठीक है? मैं इतनी रामायण क्यों कहूं भाई? मैं तो सीधा कहता हाँ लिखो लिखो भाई, अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल होते हैं, फलाना फलाना फलाना, पहले का अर्थ ये, दूसरे का अर्थ ये, तीसरे लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले इस दिमाग में तो बने कि हाँ टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में कहां तक जा सकते हैं, अप्रोच क्या है। अच्छा, मैंने कोई आउट ऑफ वे बात कही, कोई चुटकुला सुनाया, कोई शायरी, कुछ नहीं था। किस पर बात चल रही है? इशू पर, सिर्फ इकोनॉमी, उसके डायरेक्शन में ले जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल होते हैं। मुख्यतः कितने मॉडल होते हैं? 3। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इंग्लिश में बोलो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल, सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल और मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। इंडिया में कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है। यूरोपियन देशों की बात करें, ज्यादातर देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रशिया चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है? लेकिन ये कहें कि आज के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मॉडल जो है ना, वो एक तो पूंजीवादी है और एक मिश्रित है। ये जो मॉडल है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? फेलियर होता जा रहा है। ठीक है? अब इसमें भी यदि कोई ऐसी गतिविधि हो के उत्पादन के सभी क्षेत्र गवर्नमेंट के पास ही होने चाहिए, प्राइवेट को कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए, प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही सभी लोगों को मुख्य धारा में ला सकती है, प्राइवेट ऐसा नहीं करेगा। और यदि ऐसा मॉडल आ जाए तो उसके लिए एक शब्द और आता है, साम्यवादी। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है, कम्युनिस्ट। क्या आता है? जैसे चाइना को, रशिया को आप देखो तो कभी कभी कम्युनिस्ट अप्रोच तक चले। कम्युनिस्ट अप्रोच ये कहती है जब तक समान धारा में लोग नहीं आते हैं, गवर्नमेंट रॉबिनहुड बन सकती है और अमीरों से छीन कर गरीबों को मुख्य धारा में ला सकती है। सबको समान स्थिति में लाने के लिए सरकार के पास ही सारे क्षेत्र होने जरूरी है। प्रोडक्शन को लेके गवर्नमेंट ही सुपीरियर है, गवर्नमेंट के पास ही सारे अधिकार है, गवर्नमेंट खुद उत्पादन करेगा। हमारे देश में सरकार 2 रोल में है। आप अमेरिका की सरकार की बात करोगे ना, यूएसए और इंडिया, देखो फर्क देखो। यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो केवल एक सिंगल रोल में है, जैसे बोलते हैं मॉनिटरिंग। क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग। और प्रोडक्शन जो है यूएसए में किसको दिया गया है? प्राइवेट को। तो ये जो प्राइवेट है इसकी गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनिटरिंग। हमारे देश की बात करें तो गवर्नमेंट बेचारी 2 रोल में है, प्रोडक्शन भी करती है और मॉनिटरिंग भी करती है। अब बताओ गवर्नमेंट का काम, मुख्य काम क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग। प्रोडक्शन का जिम्मा उनको दे दे जो कर सकते। और ये बात अब भारत सरकार भी समझ रही है। तो भारत सरकार, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमने बहुत सारे एरिया में देखा, उदाहरण के तौर पे आप कोई क्षेत्र ले लो, ट्रांसपोर्ट में एक और क्षेत्र है जिसका नाम है एविएशन। एविएशन मतलब विमानन, एयर ट्रांसपोर्ट। सुना आपने? इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जगह जरूरी है ही है। सबसे पहले चाहिए हवाई अड्डा,
और फिर क्या चाहिए? हवाई जहाज। लेकिन फिर क्या चाहिए? यात्री। फिर क्या चाहिए? यात्री। तीन चीजें बहुत जरूरी है। अब सुनो, सबसे पहले क्या बनाना जरूरी है? हवाई अड्डा। जहां नहीं है वहां बनाओ। अभी राजस्थान में भी दो चार जगह, भारत में लगभग आप ये कह सकते हैं पिछली इस सरकार ने, मतलब जितने हवाई अड्डे इंडिया में अब तक बने थे उसका लगभग 4 गुना हवाई अड्डे इन्होंने अपनी सरकार में बनाए। मतलब जो 60 साल में बने वो इन्होंने 8 साल में बनाए। ऑब्जेक्टिव क्या था? जब हवाई अड्डे बनेंगे तो इन्होंने क्या देखा कि हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में है और बहुत अच्छा काम करे। जैसे मान लीजिए इंडिगो है, ठीक है, जेट एवेज है, किंगफिशर है, ठीक है, ये तो बर्बाद भी हो गई किंगफिशर, जेट एवेज, और को नाम बताओ ना इंडिगो के। अब तो एयर इंडिया है, मैं एयर इंडिया को एग्जांपल के तौर पे, स्पाइस जेट है, बहुत सारे हैं। तो इनको लगा कि यार ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्था, इनके पास यात्री भी आ रहे हैं। अब देखिए, अब एक ये भी चीज जरूरी होती है यात्री, जैसे फॉर एग्जांपल डूंगरपुर से उदयपुर तक फ्लाइट जाएगी और पता चला उसमें यात्री नहीं बैठ रहे हैं। भाई क्यों? क्योंकि आप कभी एयरपोर्ट जाओगे, कभी फ्लाइट आपने बुक करवाई हो तो आपको पता हो कम से कम फ्लाइट बुकिंग के 1-1.5 घंटे पहले आपको उस जगह पहुंचना होता है। क्लियर है? फिर 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है, फिर आधा 1 घंटा यूं लग जाए, जितने में तो आदमी गाड़ी लेके कहां पहुंच जाए? डूंगरपुर पहुंच जाए। तो जब हमारे लिए ऑलरेडी इतना इजी हो सकता है तो इसका मतलब फ्लाइट कहां होनी चाहिए? उदयपुर से जयपुर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आदमी को पहुंचने में 6-7 घंटे लग जाते हैं और उसके लिए वो सफर थोड़ा हेक्टिक भी हो सकता है। लेकिन ये सफर हेक्टिक नहीं होगा, क्योंकि यहां से बस आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, 1 घंटे वेट करना है और फिर आपका नंबरिंग आएगा, आप बैठ जाओगे, फ्लाइट शुरू हो जाएगी, आप फटाफट पहुंच गए, 40-50 मिनट में पहुंच जाओगे, वहां आप अपनी गाड़ी लेके घर पहुंच गए। तो इसका मतलब सुविधा है कि नहीं है? तो ये जो एविएशन है इसमें बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व हुई। तो भारत सरकार ने क्या सोचा, इनका एक मिशन बनाया सरकार ने, उड़ान, और इसका उद्देश्य था पूरा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन ये तब संभव है जब यात्री कम टिकट में हवाई सेवा उपलब्ध कर पाए। तो ये कहा गया कि यदि कोई 1 घंटे से कम का ट्रेवल है आपका एयरप्लेन में तो उसका किराया 2-3 हजार से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए। अब गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी हालत बहुत खराब है, तो सबसे पहले उनको देखा कि उनकी खुद की कंपनी की ही हालत खराब है। और वो कंपनी कौन सी है? एयर इंडिया। तो उन्हें लगा कि जब हमारी इस कंपनी की हालत खराब है, ऑलरेडी इसे हम घाटे से बेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना इस कंपनी को हम किसको बेच दें? प्राइवेट को। भाई प्राइवेट मना करेगा कि नहीं? अब हम ये एयर इंडिया प्राइवेट में आ गई, अब ये उस तरह से काम नहीं करेगी। जैसे अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप बताओ, रोडवेज बसों के साथ प्राइवेट बसें आई, नुकसान क्या हुआ? मुझे बताओ सर, ये नुकसान है? एनीवन? हाँ, भाई कहने का मतलब आप ये नुकसान कह सकते हो कि ऐसी जगह पे जहां पे कम यात्री बैठे हैं वहां जो कनेक्टिविटी है वो प्राइवेट क्या कर देगा? बंद कर देगा। ऐसा नहीं है, आजकल कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और जब फैसिलिटी आती है, प्राइवेट सर्विस अच्छी होती है, तो लोग ये सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप बुरा मत मानना, अब उदयपुर में तो अभी इतना लोगों में वो मानसिकता भी नहीं है। उदयपुर के अंदर जैसे मान लो मुझे उदयपुर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं उदयपुर में तो इस सर्विस का यूज नहीं करता, लेकिन जयपुर में कई बार मैं गाड़ी लेके भी गया हूं, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर है मैं ओला और उबर ले लूं, ना तो मुझे रास्ता पता है, ठीक है, मान लीजिए, फिर गाड़ी को कहीं पार्क करो, फिर मतलब ड्राइविंग के तौर पे खुद यूज करो। नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर रूम में बैठे हो, 10 मिनट के लिए आपके पास ओला आई। अब मान लो आप सिंगल हो, स्टूडेंट हो, तो आपको स्कूटर भी मिल जाएगा, ठीक है, ओला के स्कूटर भी आते हैं ना, फलाने आदमी को बुलाया वो आपके लिए स्कूटर लेके आ जाएगा। आपके दोस्त को बोलो, वो आप पे एहसान और जताएगा, तेरे लिए मैं स्कूटर लाया, वो तो एहसान भी नहीं जताएगा, आया, आप उसके पीछे बैठे, गंतव्य तक पहुंच गए। आप समझो, धीरे 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 लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। अब मेट्रो सिटीज में देखो, लोग जिनके पास में घर में मर्सिडीज खड़ी है, रेंज रोवर खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, जैगवर खड़ी है, लेकिन वो मेट्रो यूज कर रहे हैं। क्लियर है? या छोटे मोटे कामों के लिए ओला उबर यूज कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कौन ले जाएगा, आराम से बैठो ना पीछे, ड्राइवर ले जाएगा, छोड़ देगा वापस। आप समझ ये? तो अब जैसे आप देखो, आज के टाइम में आपने एक नाम सुना, ओयो। आपका घर है, आपके घर में आपको लगता है कि 10-15 कमरे हैं, पहले लोगों के घर में कमरे होते थे, फिर किराएदार ढूंढते थे, और फिर किराएदार वो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे आ जाते थे, तो घर से निकलते भी नहीं थे।
ठीक है, मतलब फिल्मों में जैसे बताते हैं। तो अब इससे बेटर है कि आप घर को थोड़ा सा 2-3 रूम को होटल जैसा लग्जरी बना दो और उसमें सर्विस दे दो, तो आपका रूम पर डे के हिसाब से लगेगा, गेस्ट आ जाएगा निकल जाएगा। लोग ऐसे भी यूज कर रहे हैं। इतना समय बदलता जा रहा है कि बस इंसान को इस 1400 ग्राम के भेजे का प्रयोग करना है। आज दुनिया भर की प्रोडक्टिविटी सामने आ रही है।